हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने फिर एक नई क्लास को लेकर आया हूं जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आज मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा कि बाष्पोत्सर्जन क्या होता है। जो बाष्पोत्सर्जन है, जिसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं, वह किस प्रकार की प्रक्रिया है तथा पौधों में किस प्रकार से होती है। आज आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। आप लगातार मुझसे जुड़े रहें। स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपनी वीडियो में, लेकर चलता हूँ अपने उसी क्रम में जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास वाष्प उत्सर्जन ट्रांसपायरेशन क्या होता है वह है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पौधों में किस प्रकार से होती है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, यानी वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपायरेशन क्या होता है। यह क्लास जो है वो कक्षा 10 के जो जितने भी विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है तथा उन सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है जो विज्ञान विषय से संबंधित है। आज की जो यह क्लास है वो आप तक पहुंचे और ऐसी मैं कामना करता हूं कि जितने भी मैं यहाँ पर आपको समझाता हूं वो सब आपकी समझ में आए तथा आप अपने उन्नति मार्ग पर आगे बढ़े। देखिए, यह जो क्लास है इसका मेन पॉइंट है आज का, वाष्प उत्सर्जन क्या होता है तथा इसका किस प्रकार से प्रदर्शन होता है, किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि वाष्प उत्सर्जन कैसे होता है। देखिए, आपने जब देखा होगा, जब कोई पानी को उबाला जाता है अत्यधिक मात्रा में, जब उसको काफी देर तक उबाला जाता है तो उसमें भाप निकलती है। देखा है, भाप के द्वारा वो सारा पानी गायब हो जाता है और उड़ जाता है। यही प्रक्रिया पौधों में भी होती है। किस प्रकार से होती है मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो लेकर चलता हूँ आप सभी को अपनी YouTube चैनल में, सभी का स्वागत करता हूँ। छोटे बड़े भाई बहन तथा जितने भी सदस्य मुझसे जुड़े हुए उन सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो पौधे जल का अवशोषण करते हैं, कहाँ से अवशोषण करते हैं, मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम का जो मुख्य कार्य होता है यह भी बताया था। इससे संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्रदान की थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मूल रोमों द्वारा पौधे जीवन से बहुत अधिक जल मात्रा में अवशोषित करते हैं। जो पौधों में मूल रोम होते हैं, मैंने आपको एक चित्र बनाया था एक वृक्ष का, एक पौधे का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पौधे अत्यधिक मात्रा में जल कहाँ से एकत्रित करते हैं, मूल रोमों से। कहाँ से जो मूल रोम होते हैं पौधे, इनसे जमीन से अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं। जल की कुछ मात्रा पौधों के उपयोग में आती है, यानी जितना भी पौधे जल अवशोषित करते हैं पृथ्वी से, उनकी कुछ मात्रा पौधों के उपयोग में आती है। और लगभग 90%, कितना, लगभग 90% जल जो है पौधों के वायवीय जो भाग होते हैं, वायवीय भाग का मतलब जो पृथ्वी से ऊपर के जितने भी भाग होते हैं उन्हें वायवीय भाग बोलते हैं। जैसे पौधों के कौन से भाग होते हैं, पत्तियां होती हैं और तने होते हैं। पौधों की जो पत्तियां और तने होते हैं उनसे वाष्प के रूप में वायुमंडल में लगभग जल जो है 90% बाहर निकलता है। पौधों के जितने भी वायवीय भाग होते हैं जिनमें मुख्य रूप से पत्तियां और तने होते हैं, उनसे जो वाष्प के रूप में जो वायुमंडल में आ जाता है, कितने परसेंट, 90% जल जो है वो वायु के रूप में वायुमंडल में आ जाता है, वाष्प के रूप में। अच्छा, देखिए मेन पॉइंट, देखिए, पौधों के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया, यानी कि पौधों के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन या उत्स्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन या उत्स्वेदन कहते हैं। यह पॉइंट आप नोट करें और बहुत अच्छी तरह से समझें कि जो वाष्प उत्सर्जन होता है जो पौधों के द्वारा, पौधों के वायवीय भागों के द्वारा होता है, जिसमें मुख्य रूप से पत्तियां होती हैं, मुख्य रूप से तने होते हैं, जिसमें 90% जल जो है वो पौधों के इन भागों से निकलकर वायुमंडल में चला जाता है और कुछ जो जल होता है वो पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और यह जो जल अवशोषित किया जाता है वो मृदा में जो उपस्थित जो जड़ें होती हैं, और जड़ों में क्या होती है, जो जड़ें होती हैं और जड़ों में जो मूल रोम होते हैं, उन मूल रोमों के द्वारा पौधे जमीन से अपना जल का अवशोषण करते हैं और जल का अवशोषण करने के बाद कुछ मात्रा में वो जल का उपयोग करते हैं और लगभग 90% जो जल होता है वो वायवीय भागों के द्वारा पौधों से निष्कासित कर दिया जाता है, जो वायुमंडल में विसर्जित हो जाता, चला जाता है। यानी कि पौधों के वायवीय भागों से पानी का जो उत्सर्जन होता है या जो वाष्प के रूप में पानी की उड़ने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को वाष्प उत्सर्जन या उत्स्वेदन कहते हैं। यह प्रक्रिया आपको बहुत अच्छी तरह से पॉइंट समझ में आया होगा कि वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपायरेशन क्या है, ये आपको समझ में आया। देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा कि एक ही चित्र के माध्यम से समझाऊंगा कि वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है।
बाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, एक चित्र के माध्यम से किस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये इस जो पौधे में बाष्प उत्सर्जन हो रहा है। देखिए यह है बाष्प उत्सर्जन क्रिया का प्रदर्शन। बाष्प उत्सर्जन क्रिया का प्रदर्शन किस प्रकार से हम यह ज्ञात कर सकते हैं या जान सकते हैं कि बाष्प उत्सर्जन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से हमें दिखाई देता है। देखिए इस चित्र को देखिए, इस चित्र के माध्यम से समझिए और ये आपकी थ्योरी भी लिखिए, इसके माध्यम से भी आपको समझाऊंगा और आप बिना मतलब आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपको बस यहीं पर एक बार में ही समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए जो एक प्रक्रिया है, जो बाष्प उत्सर्जन की क्रिया है, उसमें हम जो सामग्री लेते हैं वो सामग्री क्या है, दो कांच के बेलजार लेते हैं, यानी कि दो कांच के बेलजार लेते हैं। जैसे ये बेलजार आप देख रहे हो ये कांच का है, इसको इसके संख्या 2 होती है। दो कांच के बेलजार लेते हैं, एक गमले में लगा स्वस्थ पौधा, यानी कि एक जो बेलजार होता है उसमें गमले में एक लगा स्वस्थ पौधा होना चाहिए। वैसलीन, कांच की 2 बड़ी प्लेट, यानी 2 बेलजार होंगे तो कांच की 2 बड़ी प्लेट भी होनी चाहिए। पॉलीथीन की एक सीट भी होनी चाहिए और पॉलीथीन की एक सीट भी होनी चाहिए, जिसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या होना चाहिए, 2 बेलजार, एक बेलजार में स्वस्थ पौधा होना चाहिए, 2 कांच की प्लेट होनी चाहिए, तभी यह प्रक्रिया हम जान सकते हैं और इसको किस प्रकार से किया जाता है उसको देख सकते हैं। वैसलीन का भी होना अत्यंत आवश्यक है, वैसलीन या ग्रीस भी होना चाहिए। देखिए इसकी प्रयोग विधि है वो किस प्रकार से है, गमले में पानी डालकर जो हम एक बेलजार लेते हैं, उस बेलजार में जो हम 2 गमले भी लेते हैं और उस गमले में पानी डालकर पौधे को अच्छी तरह से सींच लें, यानी कि एक गमला लें उसमें एक पौधा लगाएं और उस पौधे में अच्छी तरह से पानी डालकर उसको सींच लें। सींचने का मतलब होता है उसे अच्छी तरह उसकी देखभाल करें तथा उसको ऐसा करें कि पौधा स्वस्थ हो। कांच की प्लेट पर रखकर जो पौधा है जो गमले में लगा हुआ है उसको कहाँ रख दें, उसकी कांच की प्लेट में। कहाँ पर रख दें, कांच की प्लेट पर। ठीक है, जैसा ये चित्र है वैसा इसमें लिखा भी हुआ है। कांच की प्लेट पर रखकर उसको एक बेलजार से ढक दिया जाता है, यानी ये कांच की प्लेट है, इसमें ये स्वस्थ गमला लगा, स्वस्थ गमला है और एक स्वस्थ पौधा है और इसे एक बेलजार से ढक दिया जाता है। क्या करते हैं, यानी ये स्वस्थ गमले को जिसमें पौधा लगा हुआ है उसको हम एक बेलजार से कांच की प्लेट पर रखकर इसको ढक देते हैं। इस ढक देते हैं और उस बेलजार को, जो बेलजार होता है उस बेलजार के मुख पर हम ग्रीस या वैसलीन को लगा दिया जाता है। प्लेट पर इस प्रकार रखा जाता है कि वायु है वो वायु किसी प्रकार से पौधे के अंदर ना जाए या वायु रुद्ध हो जाए, यानी कि यह वायु रुद्ध हो। कैसा हो, वायु रुद्ध हो, यानी कि जो वायु है वो इस पौधे के अंदर भी ना आए और इस पौधे से बाहर भी ना जाए, ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार रखा जाता है कि यह वायु रुद्ध हो जाता है, यानी कि वायु रुद्ध हो जाता है, वायु अंदर भी नहीं आती और बाहर भी नहीं निकलती, इस प्रकार से हो जाता है। फिर इस उपकरण को धूप में रख दिया जाता है। क्या करते हैं, जो यह उपकरण होता है वह धूप में रख दिया जाता है। एक बार फिर समझें, एक 2 कांच की प्लेट लेते हैं, एक 2 बेलजार लेते हैं, उसमें एक बेलजार में हम एक गमले को रखते हैं जिसमें एक स्वस्थ पौधा लगा हुआ होता है और उस गमले को हम एक बेलजार से अच्छी तरह से ढक देते हैं और उसके मुख पर ग्रीस या वैसलीन लगा देते हैं ताकि वायु जो है वो किसी प्रकार से बाहर तथा अंदर ना आ सके। और इस उपकरण को धूप में रख दिया जाता है। देखिए क्या करते हैं, मैंने जैसा पहले बताया कि 2 उपकरण कितने लेते हैं, 2 लेते हैं, जो एक को हम एक में पौधा लगाते हैं और एक में हम पौधा नहीं लगाते। जब हम इसको धूप में रख देते हैं तो हम क्या देखते हैं, फिर कुछ समय बाद या 1 या 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, देखिए यानी कि जो यह उपकरण है, जो आपका यह उपकरण है, इस उपकरण को बिना जो पौधे के प्रयोग उपकरण के साथ रख देते हैं। जैसा मैंने बताया, यानी एक ये उपकरण होना चाहिए, एक बिना पौधा लगा हुआ उपकरण होना चाहिए और दोनों उपकरण को एक साथ रख देते हैं, धूप में रख देते हैं और कुछ समय बाद हम जब देखते हैं 2 घंटे बाद, किस समय बाद, या 2 घंटे 3 घंटे या कितने भी समय बाद आप देख सकते हो, दोनों उपकरणों को देखने के बाद पता चलता है कि हम जब दोनों उपकरण देखते हैं जो धूप में रखे हुए हैं, जो बराबर, यानी कि जिसमें एक में पौधा लगा हुआ है एक में पौधा नहीं लगा हुआ है, और देखने पर पता चलता है कि उपकरण ए में, किसमें, उपकरण ए में, मान लीजिए यह उपकरण ए है, क्या है, जो पौधा लगा हुआ है यह उपकरण ए है। और इसमें हम जब देखते हैं कि 2 घंटे बाद कि कुछ पानी की बूंदें, जो ये पानी की बूंदें आपको दिखाई दे रही है, जो पानी की बूंदें हैं
कुछ घंटे बाद जब हम देखते हैं कि पानी की बूंदें जार के ऊपरी हिस्से में एकत्रित हो गई हैं। क्या? जार के जो कुछ जल की बूंदें हैं, वो जो जार है ये कांच का, इसके ऊपरी हिस्से में कुछ एकत्रित हो गई है, ऐसा हम देखते हैं। जबकि जो उपकरण बी होता है, इसके साथ में उपकरण बी भी लगाया रखा था, जबकि उपकरण बी जो होता है जिसमें पौधा नहीं लगा होता, जिसमें पौधा या गमला नहीं होता, उसमें देखते हैं उसमें कोई भी पानी की बूंद एकत्रित नहीं होती है। आपको यह प्रयोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यह जार है जिसमें एक पौधा लगा हुआ है और एक बिना पौधे का है। हम जब धूप में रखते हैं तो जो एक ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा के कारण ये उत्सर्जन, जो ये इसमें जल लगाया हुआ था, ये जल से सींचा गया था, ये पौधा, जो जल की बूंदें बाष्पोत्सर्जन के कारण यानी बाष्पीकरण के कारण ये पौधे के जार में ऊपरी हिस्से में एकत्रित हो जाती है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रयोग है यानी कि जो पौधे हैं वो सभी बाष्पीकरण करते हैं। जो पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, ये तना है, ये जैसे पत्तियां हैं, ये सब पौधे के बाष्पीकरण में सहायक होती हैं और पौधे से इनसे जल निष्कासित होता है। यानी कि 90% जल जो है वो पौधों के इन्हीं भागों से निष्कासित हो जाता है। यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो बाष्पोत्सर्जन के जो प्रकार हैं, ये बाष्पोत्सर्जन लगभग किस प्रकार से होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा, आप लगातार उससे जुड़े रहें। बात रंध्रों के प्रकार। देखिए, जो बाष्पोत्सर्जन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। बाष्पोत्सर्जन के प्रकार यानी कि जो बाष्पोत्सर्जन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहला है आपका रंध्र द्वारा बाष्पोत्सर्जन। किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा बाष्पोत्सर्जन। रंध्रमान क्या होता है? रंध्रमान होता है छिद्र। रंध्रमान क्या होता है? छिद्र। छिद्र जो होते हैं उनके द्वारा बाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से होता है। देखिए, आपने पेड़ पौधे देखे हैं बहुत अच्छी तरह से, उनकी जो पत्तियां होती है उनमें छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। उनकी पत्तियों में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और लगभग 90% जो बाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रों के द्वारा ही होता है। किसको? 90% जो बाष्पोत्सर्जन होता है पौधों में, जो वायवीय भागों से जो पत्तियां बाष्पोत्सर्जन करती हैं, जिनमें मुख्य रूप से रंध्र होते हैं, रंध्रों द्वारा 90% जल जो है बाष्पन के रूप में बाहर निकल जाता है। इसे रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? 90% जल पौधों की पत्तियों के द्वारा वायुमंडल में विसर्जित हो जाता है। इसको हम रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए, रंध्रीय द्वारा आपको समझ में आया। अब दूसरा देखिए, उप त्वचा द्वारा। जो पौधों की उप त्वचा होती है, जो ऊपरी त्वचा होती है, उसके द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से होती है। यानी पौधों का बाहरी भाग पत्तियां उपत्वचा या क्यूटिकल द्वारा ढके होते हैं। जो पत्तियां होती हैं वो उपत्वचा या क्यूटिकल के द्वारा ढके होते हैं। इनमें भी बाष्पीकरण द्वारा जल जो है वो वायुमंडल में विसर्जित होता है। यानी कि इनमें भी जो वायुमंडल में जो जल होता है वो बाष्पीकरण के द्वारा निकल जाता है। इसमें भी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया उपत्वची बाष्पोत्सर्जन द्वारा होती है। तीसरा देखते हैं, बात रंध्रों द्वारा। आप देखिए, बात रंध्र जो है वो आपने बड़े बड़े विशाल वृक्ष देखे होंगे, जिनकी तने होते हैं वो बहुत ही मोटे मोटे होते हैं, बहुत ही विशाल होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। जो उनमें जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, वो बात रंध्रों द्वारा भी होती है। जैसे वृक्षों के तने व शाखाओं पर छाल के बीच में, जो वृक्षों की तने तथा जिनकी शाखाएं होती हैं, उनकी जो छाल होती है उनके बीच में छोटे छोटे बात रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बात रंध्र होते हैं इनमें, तथा इनसे भी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। यह जो बाष्पोत्सर्जन के जो प्रकार थे, रंध्रों द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है और उपत्वचा द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है और बात रंध्रों द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है। आपको रंध्र समझ में आए। जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें बहुत ही छोटे छोटे असंख्य संख्या में रंध्र पाए जाते हैं, अनेक संख्या में रंध्र पाए जाते हैं, तथा 90% जो जल का उत्सर्जन होता है वो रंध्रों द्वारा ही होता है। इसलिए इन्हें रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उपत्वचा द्वारा पौधों का जो बाहरी भाग है वो क्यूटिकल या उपत्वचा से ढका रहता है। इससे भी बाष्पीकरण
बाष्पीकरण की क्रिया होती है। और जो बात रंध्र है, जो आपने शाखाएं और जो विशाल विशाल वृक्ष हैं, उनकी छाल के बीच में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से भी बाष्पीकरण की क्रिया होती है। यह पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं, यानी रंध्र की संरचना किस प्रकार होती है, यानी कि कोई भी पत्ती होती है उसमें जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन्हीं रंध्रों से ये सारी बाष्पन की क्रिया होती है। ये पॉइंट भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। देखिए, जो रंध्र होते हैं, जो पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो क्रिया होती है क्योंकि पत्तियों के रंध्र जो है वो दिन के समय में खुलते हैं। क्या होता है? दिन के समय में खुलते हैं, इसलिए जो क्रिया होती है बाष्पोत्सर्जन की, वो दिन में अधिक होती है तथा रात्र में कम होती है। रात्र में क्या होती है? कम, क्योंकि रात्र में ये रंध्र बंद हो जाते हैं, अत्यधिक बंद हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य का जब प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश के पड़ने से ये रंध्र खुलते हैं। यानी कि जो ऊष्मा मिलती है, जब गर्मी महसूस होती है, जब गर्मी होती है, तब ये रंध्र जो है वो खुल जाते हैं अत्यधिक मात्रा में, इसलिए बाष्पन की क्रिया अधिक होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, इसलिए ये बाष्पन क्रिया रात में बंद होती है। जो बंद होने का, जो खुलने का जो क्रम है, वो दिन में खुल जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, इसलिए ये जो दिन के समय में यह प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से तथा ज्यादातर संख्या में होती है। यह पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, बाष्पोत्सर्जन के जो लाभ हैं, वो लाभ भी हैं, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन के जो लाभ हैं वो एक मिनट देख लीजिए। बाष्पोत्सर्जन के जो लाभ हैं वह क्या है? देखिए, बाष्पोत्सर्जन के जो लाभ हैं वो पौधे में पानी का अवरोहण व अवशोषण, यानी कि बाष्पोत्सर्जन के लाभ में पौधों में पानी का अवरोहण व अवशोषण तथा जल के साथ खनिज लवणों का अवरोहण व अवशोषण होता रहता है। बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे जल से खनिज लवण प्राप्त कर सकते हैं और उन सभी का अवशोषण व अवरोहण होता रहता है। और बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों में ताप क्रम का नियमन होता रहता है, यानी बाष्पन के कारण ही पौधों में ताप क्रम है उसका नियमन होता रहता है। हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन होता रहता है। बाष्पोत्सर्जन के कारण ही जो हानिकारक पदार्थ हैं वो पौधों से निष्कासित होते रहते हैं तथा आवश्यकता से अधिक यदि पौधे जल का अवशोषण कर लेते हैं, कोई भी पौधा या जितने भी पौधे हैं वो आवश्यकता से अधिक यदि जल का अवशोषण कर देते हैं, वो बाष्पन के रूप में जो अधिक मात्रा में लिया गया जल है वो उत्सर्जन या बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए पौधों का जो बाष्पोत्सर्जन का लाभ है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो पौधों को जो प्रभावित करने वाले, यानी पौधों को बाष्पन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक जैसे वायु की तीव्रता, यानी वायु कितनी तेज से चलती है, इससे भी पौधों पर प्रभाव पड़ता है, उससे भी पौधों के बाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, प्रभाव यानी कि प्रकाश से भी बाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव पड़ता है तथा प्रकाश की तीव्रता, इसकी भी जो तीव्रता, इससे भी पौधों पर जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। वायु की तीव्रता होती है उससे प्रभाव पड़ता है तथा प्रकाश की जो तीव्रता होती है उससे भी पौधों के बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है तथा जो तापमान है, तापमान का भी पौधों की बाष्पोत्सर्जन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, तापमान यानी कि इस तापमान से भी जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में होती है उस पर भी इसका बहुत असर पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले जो मुख्य रूप से कारक हैं, और वायु में जो नमी होती है, वायु में आर्द्रता, जो वायु की जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, इस नमी से भी पौधों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए अगर वातावरण में नमी है, वायु में नमी है, तो पौधे बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो बहुत कम करते हैं। यदि वातावरण में नमी नहीं है तो वो क्रिया अत्यधिक होती रहती है, यानी सामान्य रूप से चलती रहती है। वायु की तीव्रता पर भी
पौधे जो वाष्प उत्सर्जन क्रिया होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, तथा तापमान, ये सारे जो मुख्य रूप से कारक हैं जो वाष्पन की क्रिया को प्रभावित करने वाले हैं। आज मैंने आपको बहुत ही वाष्प उत्सर्जन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस प्रकार से पौधों में वाष्पीकरण होता है, वो कौन से कारक जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, तथा पौधों के जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लाभ है मैंने आपको यह बताए। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया, तथा वाष्पन की जो क्रिया होती है, वाष्पीकरण की जो एक प्रदर्शन करने की क्रिया होती है, मैंने आपको चित्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया। यह सारा आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आपने प्रत्येक पॉइंट को नोट कर लिया होगा। तो चलते चलते मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि प्रतिदिन आपके पास एक नई वीडियो पहुंचती है, उस सभी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखें, प्रत्येक पॉइंट को नोट करें और अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त करते रहें। जिन बच्चों को या जिन भाइयों, छोटे बड़े भाई बहनों को इसकी आवश्यकता है, आप उन तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद।